आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम के आधार पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम स्थापित कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम केपलर के ग्रहों संबंधी नियम को समझ लेते हैं। तो केपलर के ग्रहों संबंधी गति का नियम क्या है? पहला नियम यह है कि सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं तथा सूर्य इनकी एक नाभि पर स्थित होता है। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो सभी ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। तो दोस्तों, इस नियम को हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं। तो माना ये कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और ये जो है इसके नाभि पे ये सूर्य है। तो सूर्य या इस नाभि पे होगा या इस नाभि पे। हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त के दो नाभि होते हैं, S1 और S2 दो नाभि होते हैं और इस दोनों नाभियों में से किसी एक पे सूर्य हो सकता है। ठीक है। और ग्रह जो है इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। तो आइए अब हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। इसे क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। हम मानते हैं कि यह सूर्य है और यह जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह घूम रहा है। तो सबसे पहले हम ग्रह की दो स्थितियां मानते हैं। पहले ग्रह सूर्य से एक दूर की स्थिति और एक सूर्य से नजदीक की स्थिति। हम मानते हैं कि सबसे पहले ग्रह यहाँ पे है और कुछ समय बाद यहाँ पहुंच जाता है, और यहाँ की स्थिति में मानेंगे कि सबसे पहले ग्रह यहाँ है, कुछ समय बाद यहाँ पहुंच जाता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने में रेखा समान समांतर पर समान क्षेत्रफल पार करती है। तो यानी कि सूर्य से हम ग्रह को मिला देंगे। सूर्य से ग्रह को ये हमने मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, यानी कि ए से बी तक जाने में जो ये एरिया कवर हुआ है उतना ही एरिया सी से डी तक जाने में कवर हो गया। यानी इसके द्वारा बनाया गया एरिया और इसके द्वारा बनाया गया एरिया दोनों बराबर होगा। यही हमसे कहा जा रहा है इसमें कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। यानी कि जितने समय में यह क्षेत्रफल पार करेगी उतने ही समय में यह पूरा क्षेत्रफल पार करेगी। तो इस नियम का निष्कर्ष ये निकलता है कि सूर्य से दूर जाने पर ग्रह धीमी गति से गति करते हैं और सूर्य से नजदीक जाने पर ग्रह तेजी से गति करते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने तक समय t1 लगा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय t1 लगा है। तो यहाँ पे तेजी से ग्रह गति कर रहे हैं और यहाँ पे धीमी गति से ग्रह गति कर रहे हैं। अब हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है? किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। यानी कि जो है परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। अब ये परिक्रमण काल क्या होता है? तो ग्रह जो है एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। और अर्ध दीर्घ अक्ष क्या होता है? ये हमने यहाँ से यहाँ तक ये अक्ष ले लिया तो इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं, और इसका आधा जो होता है यही अर्ध दीर्घ अक्ष होता है। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं कि केपलर के नियम से न्यूटन के निष्कर्ष। तो न्यूटन ने प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त किया कि लगभग सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा के बजाय वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। केपलर का द्वितीय नियम कहता है कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। तो इसलिए जब हम वृत्तीय कक्षा लेंगे तो इसके लिए रेखीय चाल नियत होगी। तो माना हमने रेखीय चाल v है, तो v है तो केंद्र की ओर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा। तो इस अभिकेंद्रीय बल को हम लिख सकते हैं F बराबर mv² बटे r, जहाँ v क्या है? रेखीय चाल है, रेखीय चाल। अब हम रेखीय चाल निकालेंगे।
तो रेखीय चाल का फार्मूला क्या होगा? हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो रेखीय चाल के लिए हम लिख सकते हैं रेखीय चाल v बराबर क्या होगा? एक चक्कर में तय की गई दूरी बटा लगा समय। एक चक्कर में चली गई दूरी बटा समयांतराल या लगा समय। तो ग्रह जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर में पूरे परिधि के बराबर, यानी परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। अगर r रेडियस हो यानी त्रिज्या हो तो उसका फार्मूला हो जाए 2πr बटा समांतराल क्या है? t। यहाँ t क्या है? t बराबर है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल। तो यदि परिक्रमण काल हो तो रेखीय चाल हो, यदि परिक्रमण काल t हो तो रेखीय चाल 2πr बटे t हो जाएगा। अब ऊपर के फार्मूले f में जो है हम इस रेखीय चाल का वैल्यू रख देंगे। तो ये m हो गया बट्टे में r हो गया और v स्क्वायर। v क्या है आपका? 2πr बट्टे t, इसका स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं m बट्टे r, यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बट्टे t स्क्वायर। ये हमारा f का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से r, एक r, दो r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक r कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा हमारा m गुणे में 4 पाई स्क्वायर, ऊपर एक r बच जाएगा बट्टे में t स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि केपलर के तृतीय नियम से, केपलर के तृतीय नियम से, केपलर के तृतीय नियम से क्या होता है? परिक्रमण काल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये केपलर का तृतीय नियम है। तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर के ए क्यू। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे यानी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ के आ जाता है। अब यहाँ से हम ए जो है ए के जगह पे हम आर मानेंगे, क्योंकि हम दीर्घवृत्त नहीं वृत्त ले रहे हैं, यानी कि जो है यहाँ पे ए के जगह पे आर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी बराबर, टी का स्क्वायर बराबर के आर क्यू। आर क्यू हो गया। अब इस फार्मूले को जो है ऊपर रख देंगे एफ में। एफ बराबर एम तो है ही ए, ये 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, आर हो गया और टी की जगह पे के आर क्यू रख देंगे। यहाँ एक आर है, यहाँ 3 आर है तो एक कट जाएगा तो बचेगा यहाँ एम गुणे में क्या होगा 4 पाई स्क्वायर बटे के आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ बराबर 4 पाई स्क्वायर एम हो जाएगा बट्टे में के आर स्क्वायर। ये देखिए 4 पाई स्क्वायर और के कांस्टेंट है तो इसको किनारे कर लेते हैं, बट्टे में के साइड में कर लिया हमने, एम बट्टे आर स्क्वायर हमने साइड में कर लिया। अब ये कांस्टेंट है तो यहाँ हम लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती एम बट्टे आर स्क्वायर। इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती एम और एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा की जगह वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, पहला निष्कर्ष। दूसरा क्या है कि उस पे एक
अभिकेंद्री बल लगता है और उस अभिकेंद्री बल का मान ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि इस अभिकेंद्री बल का मान सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।